हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। दिल्ली में पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन चल रहा है, लेकिन पार्लियामेंट नहीं चल रही। सभी पार्टियों के बड़े बड़े नेता दिल्ली में हैं, सांसद दिल्ली में हैं, संसद जाते हैं, लेकिन संसद में चर्चा नहीं होती, बहस नहीं होती। सवाल यह फिर हो क्या रहा है? असल में अगले साल यूपी, उत्तराखंड, पंजाब समेत 5 राज्यों के चुनाव होने हैं। इसलिए ज्यादातर नेता इस वक्त का इस्तेमाल दिल्ली में बैठकर इन चुनावों की रणनीति बनाने में लगे हैं। योगी आदित्यनाथ 2 दिन से दिल्ली में थे, आज लखनऊ वापस चले गए। यहां उन्होंने अपने प्रदेश के बीजेपी के सांसदों से उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर कई घंटे चर्चा की। और पार्लियामेंट का सेशन जैसे ही खत्म होगा, यूपी के सारे एमपीज अपने अपने इलाकों में मैदान में उतर जाएंगे। योगी के नाम पर, योगी के काम पर चुनाव लड़ा जाएगा। ममता बनर्जी 5 दिन दिल्ली में रहकर आज कोलकाता वापस गई। उन्होंने एंटी मोदी मोर्चे की नींव रखने की कोशिश की, इस बात का असेसमेंट करने का प्रयास किया कि मोदी विरोध के नाम पर किस किस को इकट्ठा किया जा सकता है, कौन कौन है जो खेला बिगाड़ सकते हैं। आज अटकलें इस बात पर लगी कि शरद पवार भी दिल्ली में थे और ममता भी दिल्ली में थी, तो फिर पवार और ममता की मुलाकात क्यों नहीं हुई? क्या पवार खेल बिगाड़ने वालों में है? ममता ने किसान नेताओं से वादा किया था कि वो किसान आंदोलन में उनसे मिलने आएंगी, लेकिन ममता नहीं गई। क्या वजह है? क्या ममता और सोनिया गांधी अब राहुल गांधी के साथ मिलकर कोई नई खिचड़ी पकाएंगी? क्या बंगाल के चुनाव में ममता के लिए रणनीति बनाने वाले प्रशांत किशोर अब कांग्रेस में चले जाएंगे? आज इन सारी बातों पर दिन भर चर्चा होती रही, अटकलें लगती रही। असल में ममता ने दिल्ली आने के बाद यह कतई नहीं छुपाया कि उनके आने का मकसद क्या है। वो तो मोदी से हिसाब चुकता करना चाहती हैं। ममता ने साफ साफ कहा, बार बार कहा कि वो मोदी के खिलाफ विरोधी दलों को एकजुट करने आई हैं, एंटी मोदी मोर्चा बनाने आई हैं। अब चूंकि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए ममता सोनिया गांधी से मिली, राहुल गांधी भी वहां थे। इस मीटिंग पर किसी को आश्चर्य नहीं हुआ। ममता के करीबी बताते हैं कि ममता ने सोनिया से कहा कि वो इस बात पर विचार करे कि कांग्रेस वहां लड़े जहां वो बीजेपी से लड़ने में सक्षम है, बाकी जगह छोड़ दे। लेकिन ये सब मुझे लगता है बहुत दूर की बातें हैं। उम्मीद ये की जा रही थी कि ममता कोलकाता वापस जाने से पहले शरद पवार से जरूर मिलेगी, क्योंकि अगर विरोधी दलों को एक साथ लाना है तो शरद पवार की इसमें बड़ी भूमिका हो सकती है। शरद पवार दिल्ली में हैं, लोगों से मिल रहे थे, लेकिन वो ममता से नहीं मिले। आज शाम को वो भी वापस मुंबई चले गए। इसलिए ये अटकलें शुरू हो गई कि ममता का मूव शायद पवार को पसंद नहीं आया। ममता खुद को एंटी मोदी मोर्चे के लीडर के तौर पर स्थापित करना चाहें, यह पवार को शायद बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इसलिए वो ममता से नहीं मिले और ममता समझ गई कि एंटी मोदी मोर्चा बनने से पहले ही मोर्चे में दरार की चर्चा शुरू हो जाएगी। इसलिए ममता ने कोलकाता वापस जाने से पहले सफाई दी, कहा कि पवार से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन फोन पर बात हुई है, अगली बार आएंगी तो सबसे मिलेंगी। इसके बाद ममता ने कहा, रणनीति साफ है, सारा विपक्ष एकजुट है, मुद्दे भी क्लियर हैं, अगर देश को बचाना है तो बीजेपी को हराना है। ममता ने कहा, अगले चुनाव के लिए देश में लोकतंत्र बचाओ, देश बचाओ का स्लोगन दिया जाएगा। अब वो बंगाल के साथ साथ दिल्ली की सियासत पर नजर रखेंगी, हर 2 महीने में दिल्ली का चक्कर लगाएंगी। Today also I talked to Sharad ji also. He went to Mumbai. So next time we will be meeting also. So I think the visit is successful. We met for political purpose. We met for development purpose. Both are very good, and I think let us believe that democracy must go on, and लोकतंत्र को बचाने के लिए सबको मिलके एक साथ पे काम करेगा। देश सबसे बड़ा जगह है काम करने का। अगर लोकतंत्र खतरा में है तो देश खतरा में हो जाता है। तो लोकतंत्र बचाओ, देश को बचाओ, दिस इज आवर स्लोगन। And let us do the work for farmers, laborers, unemployed youth and other also. फार्मर्स के लिए भी हमारा पूरा सपोर्ट है
रहेगा भी। हम पहले बात भी किया है, हमने सोचा कि 2 महीना का अंदर एक बार आएंगे। ममता का दावा है कि अगले इलेक्शन का नारा सेट है, मुद्दे सेट हैं, और ये कहना आसान भी है क्योंकि बस मोदी का विरोध तो करना है। पर सहयोगी कौन कौन होंगे ये तय नहीं है, लीडर कौन कौन होंगे ये पता नहीं है। उम्मीद तो ये थी कि ममता इसी दिशा में काम करेगी और इसमें शरद पवार का साथ भी मिलेगा, लेकिन ममता और शरद पवार सिर्फ फोन कर बात करके अपने अपने ठिकानों पर वापस चले गए। ममता ने कहा कि वो हर 2 महीने में दिल्ली आएंगी और जब भी दिल्ली आएंगी तो अपने दौरे को इवेंट के तौर पर प्लान करेंगी। इस बार वो सोनिया गांधी से मिली, अगली बार शरद पवार से मिलेंगी। हो सकता है कि ममता शरद पवार से मिलने से पहले दूसरे रीजनल पार्टीज के नेताओं के साथ भी बात करें। जब मोर्चे की लीडरशिप के बारे में एक अंदाजा लगा लेंगी उसके बाद शायद वो अगला कदम उठाएं। इसीलिए ममता इस वक्त एंटी मोदी मोर्चे के नेतृत्व के सवाल को टाल जाती हैं। वो सिर्फ इतना कहती हैं कि ये तो चुनाव के बाद तय होगा, अभी तो जरूरत है कि सारे दल मिलकर बीजेपी के खिलाफ लड़ें, क्योंकि आम लोग महंगाई, बेरोजगारी से परेशान हैं, किसान सड़क पर हैं और कोरोना घरों में है। इसलिए फिलहाल मिलकर इन मुद्दों पर बीजेपी को घेरना है। Country must be developed. We want the development for the people. Now because of diesel price, the petrol price hike, the domestic gas price hike, everybody is concerned. देश में हर आदमी को चिंता हुआ है। इतना रुपया अभी 3.7 लाख करोड़ से ज्यादा रुपया गवर्नमेंट ने आम जनता का पॉकेट से ले लिया। जैसे हर रोज पेट्रोल प्राइस, डीजल और गैस का, डोमेस्टिक गैस का भाव बढ़ रहा है। फार्मर्स रास्ता पे है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, कोविड बढ़ रहा है, थर्ड वेव क्या होगा। इसी के लिए मैं पहले प्राइम मिनिस्टर को बोल के आया कि पहले देखना चाहिए कि थर्ड वेव इतना ना बढ़े और वैक्सीन ठीक से मिले, मेडिसिन ठीक से मिले। ममता ने वादा तो किसान नेताओं से भी किया था, उनसे मिलेंगी, लेकिन बिना मिले चली गई। ममता को गाजीपुर बॉर्डर पर जाना है, ये किसानों को खबर मिली, वहां तैयारियां होने लगी थी, पुलिस अलर्ट हो गई थी, सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी, गाड़ियों की चेकिंग होने लगी थी। गाजीपुर बॉर्डर पर सुबह से ही लोकल इंटेलिजेंस यूनिट की टीम, बॉम्ब स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की तैनाती हो गई थी। अब किसान नेता बड़े उत्साहित थे कि ममता आने वाली हैं, लेकिन काफी इंतजार किया, ममता नहीं आई। और बाद में राकेश टिकैत ने कहा हवा तो थी लेकिन कोई कॉन्फर्मेशन नहीं था। टिकैत ने कहा कि ममता आई हो या ना आई हो, लेकिन ममता सही लाइन पर चल रही हैं, उन्हें अपने काम में लगा रहने दो। ये एक ऊपर हवा चल रही थी कि ममता बनर्जी आएगी, तो ऑथेंटिक कोई यहाँ पर रिपोर्ट नहीं थी, ना हमारे साथ कोई बातचीत हुई अभी। अगर ममता बनर्जी को यहाँ नहीं आना था तो डॉग स्क्वाड यहाँ पे किस लिए आ गया? अब भाई वो तो पुलिस वाले बताओगे क्यों आ गया, उन तक पूछो। अच्छा, डॉग स्क्वाड यहाँ कोई और आदमी आ जाए, कोई डॉग स्क्वाड तो घूमता रहना चाहिए। आप बंगाल गए थे ममता बनर्जी के सपोर्ट में? हाँ गए थे। अब आप लोग यहाँ पिछले 8 महीने से बैठे हुए हैं, अब तक आपसे बातचीत नहीं करी, ना यहाँ करी, ना संसद में करी? हो जा बातचीत, हो जा, सब हो जा बातचीत। वे अपने काम पर ठीक लगी रहे दोनों को। अगर दिल्ली में बैठे लोग, अपने आप को राजनीति का पंडित मानने वाले लोग, ये कहने लगे कि अब ममता बनर्जी 2024 की तैयारी कर रही हैं, अब वो प्रधानमंत्री पद की दावेदारी करेंगी, तो मुझे अचरज नहीं होता। ये बात तो साफ है कि विरोधी दलों के पास मोदी जैसा दमखम वाला कोई नेता नहीं है, इसीलिए ढूंढ मची रहती है, अटकलें लगती रहती हैं। मुझे याद है एक जमाने में जब लालू यादव बिहार में 3 बार चुनाव जीत गए थे, तो लोगों ने कहा था अब वो प्रधानमंत्री के पद के उम्मीदवार होंगे। चंद्रबाबू नायडू के बारे में भी यह कहा जाने लगा था कि वो सबको जोड़ तोड़कर प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, और ये नेता ऐसी बातों के चक्कर में आ भी जाते थे। आज सब जानते हैं विरोधी दलों में कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो बीजेपी को टक्कर दे सके। अब उनकी उम्मीद है कि कई दलों की मिलीजुली सरकार बनवाएंगे, टूटी फूटी सरकार बनेगी तो उसमें उनका चांस हो सकता है। और जब ऐसी बातें चलती हैं तो सब सपने भी देखने लगते हैं। ज्योति बासु मुझे याद है अकेले ऐसे समझदार नेता थे जो कभी ऐसे चक्कर में नहीं आए। वो जानते थे दिल्ली की राजनीति आसान नहीं है,
और जहां तक ममता बनर्जी का सवाल है, ये ठीक है कि उन्होंने पश्चिम बंगाल का चुनाव 3 बार जीता है, लेकिन उनके पास न तो पश्चिम बंगाल के बाहर कोई संगठन है और न ही उनकी वैसी लोकप्रियता है जैसी उनकी बंगाल में है, और वो इस बात को अच्छी तरह समझती हैं। इसलिए ये सब चर्चाएं हों, अटकलें लगें, लेकिन ममता जानते हैं कि दिल्ली अभी दूर है। अभी तो ममता का फोकस सिर्फ इस बात पर है कि कैसे मोदी को परेशान किया जाए, कैसे बीजेपी को एम्बेरस किया जाए, और ममता इसका कोई मौका नहीं छोड़ेंगी। वो हर 2 महीने में दिल्ली आएंगी, ममता यूपी भी जाएंगी, यूपी में बीजेपी के खिलाफ कैंपेन करेंगी, समाजवादी पार्टी के पक्ष में प्रचार करेंगी। आपको याद होगा कि पश्चिम बंगाल में असेंबली इलेक्शन में अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी की तरफ से जया बच्चन को तृणमूल कांग्रेस का प्रचार करने भेजा था। आज जया बच्चन ने कहा कि अब ममता भी यूपी में समाजवादी पार्टी के पक्ष में प्रचार करेंगी और इससे उनकी पार्टी को फायदा होगा। ममता जी इस वक्त जो उनकी जीत हुई है, इस वक्त वो हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाएंगी कैंपेनिंग के लिए तो उसमें बहुत फर्क पड़ेगा, और उनका यूपी में स्वागत है और दरकार भी। समाजवादी पार्टी के पक्ष में प्रचार करेंगे वो? बिल्कुल करेंगे। आप भी गई थी उनके प्रचार में कोलकाता? जो मेरे लीडर ने कहा मैंने किया, और ममता जी का साथ तो देना ही था। समाजवादी पार्टी का फोकस यूपी पर है। समाजवादी पार्टी अभी तक अकेली है, इस बार कोई पार्टनर नहीं है, और अब तक ही लगता है कि कांग्रेस, बीएसपी और समाजवादी पार्टी यूपी में अलग अलग चुनाव लड़ेगी। तीनों पार्टियों के बीच कंपटीशन अभी से शुरू हो गया है। अखिलेश यादव जानते हैं कि कांग्रेस का यूपी में ज्यादा जनाधार नहीं है, प्रॉब्लम मायावती से आएगी। बीएसपी ने ब्राह्मण सम्मेलन करने शुरू किए हैं, सतीश चंद्र मिश्र इस काम में जोर शोर से लगे हैं। अब समाजवादी पार्टी ने भी ब्राह्मण सम्मेलन करने का फैसला किया है। पहले ये सम्मेलन 23 अगस्त से होने थे, लेकिन अब अखिलेश यादव ने 5 अगस्त से पूरे उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण सम्मेलन करने का फैसला किया। हालांकि बीएसपी के ब्राह्मण सम्मेलन तो पहले से चल रहे हैं, लेकिन ब्राह्मण सम्मेलन कहने से चुनाव आयोग नोटिस दे सकता है या फिर जाति की राजनीति का केस हो सकता है। इससे बीएसपी अब ब्राह्मण सम्मेलन को प्रबुद्ध सम्मेलन कह रही है, और हालत यह है कि इन सम्मेलनों में ब्राह्मण वोटों के चक्कर में बीएसपी के नेता अपराधियों को भी महापुरुष बता रहे हैं। अमेठी के ब्राह्मण सम्मेलन में बीएसपी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने 8 पुलिस वालों की हत्या करने वाले विकास दुबे के प्रति सहानुभूति जताई। सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा, योगी सरकार ब्राह्मणों की हत्यारी है। यूपी में ब्राह्मणों की गाड़ी पलटवाकर हत्या करवाई गई। बीजेपी सरकार ब्राह्मणों को चुन चुन कर निशाना बना रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने आदेश दिया है, रोको न, नाम पूछो और ठोको। किस तरीके से ब्राह्मण समाज के एक व्यक्ति को जब मारा इन्होंने, हमारा भी कानून कोई आदेश नहीं, सरकारी आदेश नहीं है, हाईकोर्ट का आदेश नहीं है, न्यायालय में नहीं ले गए, लेकिन गाड़ी पलटती है, मार देते हैं। ठीक है, आप कहते हैं कि उसने गलत काम किया था, लेकिन बाकी लोगों ने क्या किया था? उनकी भी गाड़ी पलट गई। 18 साल का एक लड़का जो था भी नहीं, वहां हरियाणा में था, दूर का रिश्तेदार, कहा नहीं उसको भी उठवा दो, उसकी भी गाड़ी पलटा दी आपने, उसको मरवा दिया। कितने लोगों को गाड़ी पलटवा के मरवा दिया आपने? कहा कि गाड़ी पलटी फिसल करके और उससे निकले और वो पुलिस वाले के ऊपर हमला कर रहे थे, इसलिए गोली मार दी। कितने किस्से आप सुनेंगे। एप्पल कंपनी में नौकरी करते थे, इंजीनियर आदमी था, और वो तिवारी कैसे फर्क इतना था। रोका, पूछा नाम ब्राह्मण, गोली मार दी, क्योंकि उन दिनों आदेश था कि रोको, नाम पूछो, अगर ब्राह्मण है गोली मार दो। तो इस तरीके से लखनऊ में 3 लोगों को मार दिया, प्रतापगढ़ में हुआ, यहां से छोड़िए आप झांसी, बुंदेलखंड में तो एक व्यापारी को कहते हैं आत्महत्या कर ली, उसको गाड़ी के अंदर उसके गोली मार दी, क्योंकि उससे रोज रुपए की फिरौती मांग रहे थे, उसने मना कर दिया तो उसको मार दिया। पूरे उत्तर प्रदेश में एक तरीके से ऐसा माहौल बना दिया, इस तरह का माहौल खड़ा कर दिया कि ब्राह्मण समाज एक चुप होकर के बैठ जाए, डर के बैठ जाए। चूंकि सतीश मिश्रा हर जिले में ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं और हर जगह बीजेपी को ब्राह्मण विरोधी बता रहे हैं, इसलिए बीजेपी ने बीएसपी को काउंटर करना शुरू किया। आज लखीमपुर खीरी के बीजेपी एमपी अजय कुमार मिश्रा ने सतीश मिश्रा को जवाब दिया।
अजय कुमार मिश्रा को हाल ही में नरेंद्र मोदी ने मंत्रिमंडल में शामिल किया है, होम मिनिस्ट्री में स्टेट होम मिनिस्टर बनाया है। आज अजय कुमार मिश्रा ने कहा कि चुनाव से पहले बीएसपी को अचानक ब्राह्मणों की याद आ जाती है। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन दुख की बात है कि सतीश चंद्र मिश्रा उस विकास दुबे को हीरो बना रहे हैं जिसके अपराधों के ज्यादातर शिकार ब्राह्मण ही थे। अजय कुमार मिश्रा ने कहा कि विकास दुबे ने जितने मर्डर किए उनमें से 90% ब्राह्मण थे। ये आरोप जो लगा रहे हैं वो क्यों लगा रहे हैं ये मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन वो मैं समझता हूँ राजनीतिक कारणों से उनका ऐसे प्रयास रहता है। और वो कह रहे हो किस ब्राह्मण के लिए ऐसे कह रहे हैं, किस ब्राह्मण के लिए उन्होंने कहा कि जिसकी हत्या भाजपा सरकार ने कराई, किसके लिए कहा है? जिसकी वो बात कर रहे हैं उसने कितने ब्राह्मणों की हत्या की है ये सतीश चंद्र मिश्रा जी से पूछना चाहिए। संतोष द्विवेदी एक बहुत बड़े नेता थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे, उसकी थाने के अंदर घुस करके उस विकास दुबे ने हत्या की थी। ऐसे जो भी काम किए विकास दुबे ने 90% से अधिक ब्राह्मणों की ही हत्या की है। ऐसे लोगों को वही लोग बचाते हैं जो अपराधियों को संरक्षण देते हैं। चुनाव के टाइम में क्यों ब्राह्मण याद आ रहे हैं? वो उनको इसीलिए आते हैं क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा है, काम कुछ किया नहीं। हम विकास के मुद्दे पर चुनाव में जा रहे हैं और बड़े बहुमत से सरकार बनाएंगे। बीएसपी को जवाब देने के लिए बीजेपी ने ब्राह्मण नेताओं के साथ दलित नेताओं को भी आगे किया है। यूपी के पूर्व डीजीपी ब्रजलाल अब बीजेपी के राज्यसभा के मेंबर हैं। आज ब्रजलाल ने कहा कि बीएसपी और समाजवादी पार्टी वोट के लिए लोगों को बांटते हैं, बीजेपी तो हर वर्ग को साथ लेकर चलती है। ब्रजलाल ने कहा कि सतीश मिश्रा जिस तरह के बयान दे रहे हैं वो कोर्ट की अवमानना भी है, क्योंकि विकास दुबे की मौत की जांच कोर्ट की निगरानी में हो चुकी है और जांच में साबित हो चुका है कि विकास दुबे हत्यारा था और एनकाउंटर में मारा गया। बीजेपी ने हमेशा हर समाज की रक्षा की है और बीजेपी जो वो कह रहे हैं बीजेपी हत्यारी है वो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। ऐसा है, विकास दुबे हत्यारा था, इनकाउंटर में मारा गया, जुडिशियल कमीशन बना, सुप्रीम कोर्ट के जज में फेवर में दिया गया और उसमें फाइनल रिपोर्ट लग गया, एक्सेप्ट हो गया है, कोई चीज़ बाकी नहीं है। अगर वो हत्यारे की मदद करना चाहते हैं तो इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं होगा। इस बार उत्तर प्रदेश में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ेगी और ब्राह्मणों का वोट आम आदमी पार्टी को भी चाहिए। इसलिए आज यूपी के प्रभारी संजय सिंह ने कहा कि सतीश मिश्रा को तो अब विकास दुबे की याद आ रही है, लेकिन वो तो 1 साल से खुशबू दुबे की रिहाई के लिए लड़ रहे हैं। सतीश चंद्र मिश्रा जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि ये बातें उनको अब क्यों याद आ रही हैं? जब चुनाव नज़दीक आ गया तब 1 साल से खुशी दुबे का मामला मैं उठा रहा हूं, वो जेल में सड़ रही है, उल्टियां हो रही हैं खून की, 4 महिलाओं को अंदर कर रखा है, एक बच्चे को अंदर कर रखा है आदित्यनाथ जी ने। प्रभात मिश्रा का इनकाउंटर हो जाता है, 12वीं पास लड़का जिसके ऊपर कभी 151 का भी मुकदमा नहीं था, तो उस समय सतीश मिश्रा जी को बोलना चाहिए था। अब वो इतना देर कर चुके हैं कि इस बात को लोग समझ रहे हैं कि ये एक चुनावी वक्तव्य के अलावा कुछ नहीं है। ये देश का दुर्भाग्य नहीं तो क्या है कि चुनाव जीतने के लिए जाने माने नेता खूंखार अपराधियों का महिमा मंडन करने लगे हैं। कौन नहीं जानता कि विकास दुबे घोर अपराधी था? कोई कैसे भूल सकता उसने धोखे से घेर कर पुलिस वालों की निर्मम हत्या की थी? उसे ब्राह्मण कहकर प्रोजेक्ट करना क्या ब्राह्मण समाज का अपमान नहीं है? उस पर जुल्म हुआ ये दावे करना, ये कहना हम उसके परिवार के साथ खड़े हैं, उसे किसी प्रकार से उचित नहीं ठहराया जा सकता। सतीश चंद्र मिश्र तो कानून के जानकार हैं, वो तो जानते हैं कि विकास दुबे ने जो किया वो कितना बड़ा अपराध था, फिर भी वोटों के लिए उसके साथ सहानुभूति दिखा रहे हैं। दुख होता है। लेकिन सिर्फ ब्राह्मण ही क्यों, कुछ दिन पहले कुछ लोगों ने फूलन देवी के नाम पर सियासत करने की कोशिश की थी, फूलन देवी के नाम पर एक जाति को भुनाने की कोशिश की। लेकिन मुझे लगता है कि अब जमाना बदल गया है, जनता ऐसी सब चालों को पहचानती है। आज गांव गांव में लोगों के पास इंफॉर्मेशन पहुंचती है, जनता जानती है कि अपराधी कौन है, किसका क्या बैकग्राउंड है, और जनता यह भी समझती है कि ये नेता ऐसे अपराधियों के साथ सिंपैथी क्यों जता रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी के नेताओं का कहना है कि बीएसपी के नेता ब्राह्मणों पर जुल्म की बात करने के लिए जितनी बार विकास दुबे का नाम लेंगे
बीजेपी को उतना फायदा होगा, क्योंकि योगी ने साफ साफ कहा कि अपराधी किसी भी जाति के हों बख्शेंगे नहीं, और इसे बीजेपी अपने इलेक्शन कैंपेन का बड़ा आधार बनाएगी। बीजेपी ने अपने सारे सांसदों को एक बुकलेट दी है जिसमें योगी सरकार के काम गिनाए गए हैं, और बीजेपी को लगता है कि योगी को जाति के आधार पर नहीं, काम के आधार पर वोट मिलेगा। इसीलिए बीजेपी ने अपने सभी नेताओं से कहा कि वो हर जिले में जाकर आशीर्वाद यात्रा निकालें, योगी सरकार के काम जनता को बताएं। इस बार बीजेपी का नारा है इरादे नेक काम अनेक। बीजेपी की सरकार है दिल्ली में और लखनऊ में। दिल्ली में जो सरकार है वो ईमानदार और कामदार, जाति बिरादरी मजहब से कोई मतलब नहीं। एक ईमानदार और कामदार सरकार दिल्ली में, और जो लखनऊ है, यूपी है, इसमें एक दमदार और ईमानदार सरकार है। हमारा जाति बिरादरी मजहब के आधार पर भारतीय जनता पार्टी शासन न करती है न काम करती है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये हमारा मूल मंत्र है। सेवा ही संगठन है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मोदी जी का ये महामंत्र उत्तर प्रदेश का चुनाव ही नहीं, हर चुनाव जीतने के लिए पर्याप्त है। जनता के बीच किन किन मुद्दों को लेकर जाएंगे और किन किन योजनाओं को लेकर जाएंगे? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इससे बड़ा मुद्दा कुछ हो ही नहीं सकता। कोई चुनौती देख रहे हैं आप प्रदेश में समाजवादी पार्टी या बीएसपी? मुझे कहीं कोई चुनौती नहीं दिखाई दे रही, और मुझे लगता है ये जो शोर मचा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, वो चुनौती दे नहीं पा रहे हैं। यही उनका अरण्य रोदन है। अब विरोधी दलों के नेताओं ने भी बीजेपी के विकास के दावों पर सवाल उठाने शुरू किए हैं। बीएसपी से कांग्रेस में पहुंचे नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि बीजेपी दावे कितने भी कर लें, कामों की कितनी लंबी लिस्ट छापकर बंटवा दे, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जनता को जमीनी हकीकत मालूम है, और कोरोना के दौरान क्या हुआ ये पूरे देश ने देखा है। ना तो उनके इरादे नेक हैं और काम अनेक तो छोड़िए, काम है ही नहीं। वो एक झूठ का पुलिंदा है, धोखा देने वाला है। किसानों को, महिलाओं को, कर्मचारियों को, अधिकारियों को, युवाओं को, बेरोजगारों को, व्यापारियों को, बुनकरों को, सबको धोखा देने वाली वो बुकलेट है। 12 पेज की बुकलेट है। 12 पेज में कोरी बातें लिखी हुई हैं। कोई भी बातें सत्य नहीं, सभी सत्यता से परे हैं। बीजेपी जो आशीर्वाद यात्रा निकालने जा रही है, मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो आशीर्वाद लेने की यात्रा निकाल रही है कि आशीर्वाद देने की यात्रा निकाल रही है। पब्लिक को आशीर्वाद देने जा रही है कि पब्लिक से आशीर्वाद लेने जा रही है। हालांकि एक बात साफ है, उत्तर प्रदेश की राजनीति ऐसी है कि चाहे बीजेपी हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टियां जाति के आधार पर वोट मांगती हैं, जाति के आधार पर टिकट देती हैं। इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। और तमाम राजनीतिक दल जातियों के आंकड़े अपने अपने हिसाब से देते हैं। कोई कहता है यूपी में ब्राह्मण 12% है, कोई दावा करता है 16% है, तो कोई कहता है 9%। कोई यादवों की आबादी 13% बताता है, तो कोई 7%। दलितों की आबादी किसी की किताब में 19% लिखी है, तो कोई उसे 22% बताता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि किसी के पास जातियों की आबादी के ऑथेंटिक फिगर्स नहीं हैं। किसी को नहीं पता कि देश में किस जाति के कितने लोग हैं, क्योंकि जाति आधारित सर्वे हुआ ही नहीं है। जातियों की जनगणना आखिरी बार अंग्रेजों के जमाने में 1931 में हुई थी। उसके आधार पर आज भी अनुमान लगाए जाते हैं। हालांकि 2011 में जातिगण जनगणना हुई थी, जो 2016 तक चली, लेकिन उसके नतीजे जारी नहीं किए गए। इसीलिए जातिगत जनगणना के आखिरी आंकड़े 1931 के हैं। उसके बाद तो जैसे कहावत है कि गंगा में बहुत पानी बह चुका, बहुत कुछ हो गया, बहुत कुछ बदल गया। देश की आबादी 35 करोड़ से बढ़कर 135 करोड़ हो गई। इसलिए कोई यह नहीं बता सकता कि किस जाति की आबादी कितनी है। हां, यह बात तय है कि इस अनुपात के हिसाब से देखें तो पिछड़े सबसे ज्यादा हैं, फिर दलित हैं, और सबसे कम आबादी सवर्णों की है। इसीलिए आप देखते होंगे कि सबसे ज्यादा सियासत पिछड़ों और दलितों के नाम पर होती है। मामला तो वोट का है।
तो जो पार्टियां पिछड़ों दलितों की सियासत करती हैं वो जातिगत जनगणना की मांग को हवा भी दे रही हैं। और ये मांग उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव उठा रहे हैं और बिहार में तेजस्वी यादव। आज तेजस्वी यादव आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज के नेताओं को साथ लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे और जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया। तेजस्वी ने कहा कि बिहार विधानसभा 2 बार जाति आधारित जनगणना कराने का प्रस्ताव पास कर चुकी है, लेकिन इस बार कोई एक्शन नहीं हुआ। तेजस्वी ने नीतीश कुमार से कहा कि वो बिहार असेंबली से पास किए गए प्रस्ताव को केंद्र सरकार के पास भेजें और ये मांग करें कि केंद्र सरकार जल्दी से जल्दी जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी करे। नीतीश कुमार ने इस मुद्दे पर तेजस्वी को सहयोग का वादा किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार ने कहा कि वो इस मामले में सारे तथ्य जुटाकर जल्दी से जल्दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखेंगे। हालांकि तेजस्वी ने इससे आगे एक और आगे की बात कह दी। उन्होंने कहा अगर केंद्र सरकार जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी नहीं करती तो बिहार सरकार को अपने खर्चे से जाति आधारित जनगणना करानी चाहिए। जातीय जनगणना में पिछड़े अति पिछड़ों की भी गिनती हो। 2 बार बिहार विधानसभा ने सर्वसम्मति से सब दल के, बीजेपी भी इसको पास किया था। 2019-2020 पास हुआ और केंद्र सरकार को हम लोगों ने प्रस्ताव भेजा, लेकिन कुछ दिन पहले अभी पार्लियामेंट में साफ तौर पे केंद्र सरकार ने लिखित रूप से मना कर दिया। मुख्यमंत्री जी लगातार जो है कहते रहते हैं कि हम इसके पक्ष में हैं, लेकिन कराएगा कौन? बिहार विधानसभा के मान सम्मान के लिए हम सब लोग जो है मुख्यमंत्री से मिलके ये प्रस्ताव रखें कि भाई आप प्रधानमंत्री जी से समय लीजिए। सारे दल जो भी बिहार विधानसभा में हैं वो सारे दल के नेता डेलीगेशन एक हम लोग कमेटी बना करके प्रधानमंत्री से मिले। जैसे कर्नाटका राज्य ने अपने खर्च पर गिनती जनगणना कराई है, तो आप बिहार सरकार भी घोषणा करें कराने की। नीतीश कुमार जी का ये कहना है कि एक बार मंगा के हम लोग देख लेते हैं सारी चीज़ें। उन्होंने हम लोगों के बयान के बाद जो है कर्नाटका सरकार का जब उदाहरण हमने दिया तब जो है कागज वगैरह मंगा करके वो देख रहे हैं। इस मामले में ज्यादातर विरोधी दल एक स्वर में बात कर रहे हैं, जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जीतन राम मांझी ने कहा कि यह राजनीति का मुद्दा नहीं है, सभी जातियों के लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिले, इसके लिए जाति के आधार पर जनगणना जरूरी है। जब यह पता होगा कि किसकी कितनी आबादी है तो उनके लिए योजनाएं बनाते वक्त सहूलियत होगी। दम होना चाहिए, तार्किक है और संवैधानिक भी है। अच्छा, इसलिए जातीय जनगणना होनी ही चाहिए। केंद्र ने तो मना कर दिया। मना कर दिया है, एक अलग बात है। हम लोग उस प्रयास करेंगे कि वो जनगणना का आदेश दिलाएंगे। वो अच्छा होता कि दोनों मिल करके संविधान यहाँ सत्र खत्म हुआ, हम लोग इसे विधानसभा से एक यूनानिमस प्रस्ताव भेजते कि भाई जातीय जनगणना कराइए। बीजेपी तो कहती है राजनीतिक मकसद है इसके पीछे। नहीं, कोई राजनीतिक मकसद नहीं है, विकास का मकसद है। विकास का मकसद है। बहुत से लोग छूटे हुए हैं, बहुत से लोग बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं। तो ये मत्स्य न्याय जिसको कहा जाता है ये हो रहा है। इसलिए जन सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण से जातीय जनगणना होना चाहिए, जिसमें सभी तबके के गरीब से गरीब लोगों को फायदा होगा। इस मामले में बीजेपी थोड़ी मुश्किल में है। वजह यह है कि बिहार में जेडीयू बीजेपी की सरकार है। जेडीयू बहुत पहले से जातिगत जनगणना के पक्ष में है। नीतीश कुमार इसकी मांग करते रहे हैं और बीजेपी इसके खिलाफ है। लेकिन चूंकि अब सरकार में शामिल हैं, इसलिए फिलहाल सीधे सीधे विरोध करना संभव नहीं है। तो बीजेपी के नेता जातिगत जनगणना के सवाल का गोलमोल जवाब देते हैं। बिहार सरकार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर तारकिशोर प्रसाद ने कहा सभी दलों को जाति की राजनीति से ऊपर उठना चाहिए। लेकिन जब उनसे यह पूछा गया कि जातिगत जनगणना पर उनकी राय क्या है, तो उन्होंने कहा जो पार्टी की राय है वही उनकी राय है, उनकी राय कुछ अलग नहीं है। बिहार विधान सभा से जनगणना जातिगत आधार पर हो, इसका एक प्रस्ताव पूर्व में लिया गया था और जनगणना भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। तो
विधानसभा ने अपना प्रस्ताव भेजा था और लगता है उसी संदर्भ में उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री से भेंट की है। व्यक्तिगत रूप से आपकी क्या राय है? देखिए, हम लोग बहुत व्यक्तिगत रूप से हमारी कोई राय नहीं होती है। हम जिस दल के कार्यकर्ता है, दल की क्या भावना है, दल किस रूप में किस चीज़ को देखती है, वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर ही हम आगे। अब इस मुद्दे पर मैं आपको नीतीश कुमार की राय भी सुनवा देता हूं। नीतीश कुमार कह चुके हैं कि वो चाहते हैं कि केंद्र सरकार जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी करे। अगले साल जनगणना की जो प्रोसेस शुरू होगी उसमें भी जाति के आधार पर आबादी के आंकड़े इकट्ठे करने चाहिए, ये उनका कहना है। 2019 में फरवरी में और 2020 के भी फरवरी में हाउस से हम लोगों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है कि जनगणना जाति आधारित होनी चाहिए। वहाँ से भी हम लोगों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव भेजा है। हम तो आग्रह करेंगे कि एक बार जरूर करना चाहिए। अब 10 के बाद कुछ दिन के बाद लोगों ने किया था कास्ट का सेंसस किया, तो उसका तो कोई मतलब आया नहीं, ठीक से हुआ नहीं। तो जो बन करके तैयार हुआ था 13 में, तो 13 के बाद तो कभी पब्लिश नहीं हुआ कि आखिर किस इलाके में किस जाति की कितनी संख्या है। एक बार जरूर होना चाहिए कास्ट बेस्ड सेंसस, ताकि मालूम हो जाए और जो गरीब गुरबा तबके के लोग हैं, SC ST के अलावे बाकी जो लोग हैं, उनको भी इसका लाभ मिलेगा और पता चल जाएगा कि सही मायने में इनकी संख्या कितनी है। जातिगत राजनीति का एक बड़ा आयाम यह है कि सारे नेता जाति की राजनीति करते हैं, लेकिन कोई कहता नहीं, मानता नहीं। लालू यादव ने कभी नहीं कहा कि वो जाति की राजनीति करते हैं, लेकिन भूरा बाल का नारा तो लालू ने दिया था। क्या अखिलेश यादव कभी कहेंगे कि वो यादव और मुसलमानों की सियासत करते हैं? लेकिन MY समीकरण क्या है, सब जानते हैं। मायावती हैं जो खुलकर कहती हैं वो दलितों की नेता हैं, लेकिन आजकल वो भी दलित ब्राह्मण समीकरण बनाने में जुटी हैं। वो साफ साफ जाति की राजनीति की बात करती है, बिल्कुल छुपाते नहीं। बीजेपी इस बार OBC को पूरा भाव दे रही है, बार बार गिनाती है कि कितने OBC केंद्र सरकार में मंत्री हैं। तो कुल मिलाकर सारे नेता यह तर्क दे रहे हैं कि अगर यह पता होगा कि किस जाति की कितनी आबादी है, तो उनके लिए सरकारी योजनाएं बनाने में आसानी होगी। लेकिन अगर जातिगत जनगणना हो गई तो सबसे पहले नारा लगेगा, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। ज्यादातर विरोधी दलों के नेता जाति के आधार पर जनगणना की मांग कर रहे हैं। NDA के सहयोगी दल इसके पक्ष में है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जातिगत जनगणना होगी नहीं। इन लोगों की मांग पूरी नहीं होगी, क्योंकि एक हफ्ते पहले की बात है, 20 जुलाई को एक सवाल के जवाब में होम मिनिस्ट्री ने यह क्लियर कर दिया था कि अगले साल जब जनगणना का प्रोसेस शुरू होगा तो सरकार SC ST के अलावा किसी जाति के आंकड़े इकट्ठा नहीं करेगी और जाति के आधार पर हुए 2011 के सेंसस के फिगर्स जारी नहीं किए जाएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि जातिगत जनगणना के मुद्दे पर अभी सियासत लंबे वक्त तक चलेगी। यूपी और बिहार में जाति की राजनीति हो रही है। विरोधी दल बीजेपी को घेरने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन चुनाव तो पंजाब में भी होने हैं। यह राजनीति का रंग आजकल बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा है। पंजाब से हैरान करने वाली खबर आई। लुधियाना में कांग्रेस के एक कार्यकर्ता ने यह कहकर खुदकुशी कर ली कि वो 30 साल से कांग्रेस में है। उसने अपनी पूरी जिंदगी कांग्रेस को दे दी, शादी तक नहीं की, पार्टी को ही परिवार माना। लेकिन अब हालात ऐसे बिगड़ गए कि सरकार कांग्रेस की है और अकाली दल के लोगों ने उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया, उसके खिलाफ झूठे मुकदमे करवा दिए। न अफसर उसकी बात सुनते हैं, न पार्टी से कोई मदद मिल रही है। ऐसे में उसके पास आत्महत्या करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। दलजीत बाजवा नाम के इस कांग्रेस वर्कर ने सुसाइड करने से पहले, आत्महत्या करने से पहले अपना एक ऑडियो रिकॉर्ड किया और पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को भेजा। सिद्धू को जैसी ऑडियो मैसेज मिला, वो लुधियाना में दलजीत सिंह के घर गए। कांग्रेस की तरफ से उनके परिवार को 1 लाख रुपए की मदद दी। पुलिस को आरोपियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की हिदायत दी। पुलिस ने 3 आरोपियों में से 2 को गिरफ्तार कर लिया है। भाई बला की कार्रवाई की है ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਲਾਈਨ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਾਈ ਨੇ ਜਨਤੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇसेस रजिस्टर करके फड़े के नहीं 2 अरेस्ट कर रहे थे 2 अरेस्ट किए बाकी 2 सर
मैं आपको दलजीत सिंह के ऑडियो मैसेज का छोटा सा पोर्शन सुनवा देता हूं जो उन्होंने आत्महत्या करने के पहले रिकॉर्ड किया और सिद्धू को भेजा। प्रधान जी इन्ने परचे झल्ले जी नजायज, लक टुट गया जे मैं आही 30 साल किते जे दिहाड़ियां भी करदा हुंदा तां आपदे टब्बर नूं किते ले जांदा जी। पर मैं 30 साल कांग्रेस दी गलती ते कांग्रेस ने की कीता, मेरा आटा दाल भी नहीं लवा सकी। अज भी कोई मैं जगह खरीदी है जी प्रधान जी, वो जगह दी कागजां वाली जगह जी, मैं वो सारा कुछ खरीदा जी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟੜ ਅਕਾਲੀ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਢਿੱਕਾ ਲਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਐਸਐਸਪੀ ਨਾ ਡੀਐਸਪੀ ਨਾ ਦਾਖੇ ਥਾਣੇ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀ। ਐਡਾ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦਾ ਲੱਕ ਟੁੱਟਿਆ ਪਿਆ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਲੱਤ ਤੇ ਲੱਤ ਧਰ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਭਰਾ ਜੀ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਫਿਰ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅੰਤ ਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਛੱਡ ਰਿਹਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਰਾ ਜੀ, ਜੇ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਨਿਮਾਣਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਿਓ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਰਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਨਾ, ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਲਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਮੈਂ 30 ਸਾਲ ਗਾਲੇ ਆ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਰਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਹੋ, शायद कोई सुनवाई होने लग जाए। दलजीत सिंह की बात सुनकर दुख होता है। अब कांग्रेस के कई नेता दलजीत की मौत पर अफसोस जताने उसके घर पहुंच तो रहे हैं और दुख जताने के साथ साथ ये भी कह देते हैं कि पार्टी ने अपने कार्यकर्ता का ख्याल नहीं रखा। कांग्रेस की सरकार में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को आत्महत्या करनी पड़े, इससे ज्यादा तकलीफ की बात और क्या हो सकती है। वॉइस मैसेज सुना, वो बड़ा दुख हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए और कहीं ना कहीं जो गलती रही उसका इल्ज़ाम हमें भुगतना पड़ा। वो हमारा एक साथी चला गया, सिद्धू साहब गए, उन्होंने उनकी आर्थिक मदद भी की और हम लोग भी उस परिवार के साथ खड़े रहेंगे। आप देखेंगे कि कितना बड़ा माफिया था अकाली दल का, कितना बड़ा माफिया होगा, कितना बड़ा गुंडा राज होगा जो आज भी कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा चल रहा है। तो न्याय मिलना चाहिए था, कहीं ना कहीं हमारे से गलती हुई है, चूक हुई है, हम उस बात की माफी मांगते हैं। ये अच्छी बात है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को लगता है उनसे चूक हुई। दलजीत को न्याय तो मिलना ही चाहिए, उसकी जमीन पर कब्जा करने वालों को सजा मिलनी चाहिए, इस पूरे केस की जांच होनी चाहिए। कोई भी इस दुख से आत्महत्या कर ले ये तकलीफ की बात है, लेकिन इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन जिस अंदाज में सिद्धू दलजीत के घर पहुंचे उससे तो लगा कि वो राजनीति करना चाहते हैं। कई दिन से वो कैप्टन अमरिंदर सिंह पर इल्जाम लगा रहे थे कि कैप्टन की सरकार में कांग्रेस के वर्कर परेशान हैं। अब दलजीत की मौत से, उसके ऑडियो मैसेज से सिद्धू को अपने इल्जाम के बारे में और साबित करने का मौका मिल गया। इसीलिए सिद्धू बिना देर किए इस कार्यकर्ता के घर पहुंचे। लेकिन मुझे लगता है कि चाहे कुछ भी हो, किसी की मौत पर सियासत नहीं होनी चाहिए। अगर किसी ने आत्महत्या की उसके साथ सिंपैथी होनी चाहिए, उसको मदद की जानी चाहिए, उसके परिवार को न्याय दिलाना चाहिए, सिर्फ ये कोशिश होनी चाहिए। अफगानिस्तान में अफगान आर्मी और तालिबान के बीच जबरदस्त जंग चल रही है और इंडिया टीवी के डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद और कैमरा पर्सन बलराम यादव वॉर जोन से लगातार अपडेट भेज रहे हैं। आज जब इंडिया टीवी टीम काबुल के बाहरी इलाके में थी, उसी वक्त तालिबान की तरफ से दागा गया एक रॉकेट पास की दुकान पर गिरा, छत उड़ गई, 3 लोग घायल हो गए। मनीष प्रसाद ने बताया कि इस वक्त तालिबान काबुल से 50 किलोमीटर दूर है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि काबुल के लोगों को देखेंगे, उनकी बात सुनेंगे तो डर या खौफनाक का कोई नामो निशान नहीं है। अफगानिस्तान में भारत सरकार के कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, बड़ी संख्या में हिंदुस्तानी वहां लोग रहते हैं और बहुत बड़ी आबादी हिंदुस्तानी मूल के लोग हैं जो वहां बसे हुए हैं, इसलिए हिंदी बोलने वाले काबुल में बहुत मिल जाते हैं। अफगानी लोग भी थोड़ी बहुत हिंदी बोलने लगे हैं। आज जब रॉकेट गिरा तो मनीष और बलराम मौके पर मौजूद थे, उन्होंने वहां से रिपोर्ट भेजी, वहां के लोगों से बात की। ये देखकर आपको अंदाजा लगेगा कि वहां पर हालात क्या हैं। हम इस समय PD5 एरिया में हैं और यहाँ पर पगमान से रॉकेट सीधा यहाँ पर गिरा। पगमान वो एरिया है जहाँ पर तालिबान और अफगानिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच इस समय भारी झड़प चल रही है। काबुल का ये PD5 एरिया ठीक इसी शॉप के अंदर करीबन 10 बजे के लगभग रॉकेट नीचे गिरा। ये पूरा एरिया सिक्योरिटी बबल में है, यानी सिक्योर जोन के अंदर है, लेकिन उसके बावजूद भी जैसे ही यहाँ पर ये रॉकेट इस जो ऊपर की ये चादर है इसको फाड़ते हुए नीचे की तरफ गिरा, इसमें 3 लोग जख्मी हुए, उनको यहाँ से हॉस्पिटल शिफ्ट करवा दिया गया है। उसके अलावा आज सुबह
पुलिस पोस्ट पर भी इसी तरीके के रॉकेट के द्वारा अटैक किया गया। हम आपको ये भी बता दें, दरअसल इसी को देखते हुए अब सिक्योरिटी फोर्सेस पगमान और आसपास के जो प्रोविंसेस है जहां पर इस समय तालिबान और अफगानिस्तान फोर्सेस के बीच झड़प चल रही है, उस पर काफी एग्रेसिव तरीके से उनको पीछे ढकेलने की वो लगातार कोशिश कर रहे हैं। 2 रॉकेट है, एक इधर गिरा है और एक पता नहीं किधर गिरा है, वो पगमान से आया था। पगमान की सिचुएशन क्या है, कहाँ वहाँ पे अभी फाइट? पगमान सिचुएशन में वो तो लड़ाई चल रहा है, तालिबान के बीच और मिलिट्री अफगानिस्तान के बीच वो लड़ाई चल रहा है। वहाँ पर तालिबान और दौलत के प्रोविंस पर लड़ाई चला रही है, फिर सदामत हम लोग पर पहुँचाते हैं। अब यहाँ पर जब रॉकेट गिरा तो कितने लोग इंजर्ड हुए, जख्मी कितने हुए? And there 4 people are injured और no person is died। मनीष ने बताया कि कल हेरात में एयर स्ट्राइक्स की गई, इसमें 50 तालिबानी ढेर हो गए। तलोकान में भी तालिबान की हार हुई। तखा प्रोविंस में तालिबान को अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस ने काफी पीछे धकेल दिया। 24 घंटे में 80 तालिबानी मारे गए हैं। लेकिन चिंता की बात यह कि काबुल से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर तालिबान के लड़ाके पहुंच चुके हैं, इसलिए काबुल में लोग काफी चिंतित हैं। हालात तो उन लोगों के लिए भी और मुश्किल हैं जो यहां कारोबार करते हैं। काबुल शहर में उसके आसपास के कस्बों में बहुत सारे सिख और हिंदू परिवार रहते थे, लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ सालों में अफगानिस्तान की हालत रहे, उससे धीरे धीरे सिखों और हिंदुओं की आबादी कम होती चली गई। मैं आपको बता दूं कि 70 के दशक में अफगानिस्तान में हिंदू और सिखों की आबादी करीब 5 लाख के आसपास थी। 2 लाख परिवार मौजूद थे, लेकिन जब से अफगानिस्तान में जंग के हालात बने, तब से यहां रहने वाली माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग यानी हिंदू और सिख माइग्रेट करने लगे, अफगानिस्तान छोड़कर जाने लगे। आज मनीष प्रसाद ने काबुल में मौजूद कुछ सिखों से बात की। उन्होंने बताया अब तो हालत ऐसी है कि सिर्फ 200-300 लोग ही बचे हैं और अगर तालिबान का रूल आ गया तो दिक्कतें और बढ़ जाएंगी, क्योंकि इसके बाद ISIS और दूसरे आतंकी संगठनों को यहां पर पैर पसारने का मौका मिल जाएगा। इसलिए अब ये लोग भारत सरकार से अपील कर रहे हैं कि इन्हें भारत में बसाया जाए, वहां काम मिले। हम बदनाम हो गए हैं, हम सिख, हम हिंदुस्तान के भी नहीं रहे और अफगानिस्तान के भी नहीं रहे। अगर हम इंडिया जाते हैं तो हम अफगानी हैं, अगर इधर हम रहते तो हम इंडियन हैं। हम दोनों जगह में मारे गए हैं पूरे सिख, मगर हम रिक्वेस्ट करते हैं इंडियन भारत सरकार से, जो हमारे साथ हमेशा इन्होंने मदद की है, खासतन इधर की एम्बेसी जो हमेशा हमारे साथ कांटेक्ट में है, जो प्रॉब्लम होती है उनको बताते हैं, वो हल हो जाती है। वीज़ों के लिए इसी तरह 3-3 साल का दे रही है। हम भारत सरकार से तशक्कुर ही करते हैं, मगर हमें डाउट इसका है जो अगर कल दाइश इधर आए, आपको पता है दाइश किसी कमी नहीं हो, और हमारे जितने गुरुद्वारे मंदिर हैं ये सब रह रहे हैं इधर। तो आपको पता है जो इतनी संगत जो रह रही है ये सब जाना चाहती है, कोशिश कर दी अगर हालात और बिगड़ जाए। आपको पता है 200 गांव इन्होंने लिया है और अफगानिस्तान की हुकूमत के लिए 3% जगह भी नहीं है। अगर कल एयरपोर्ट को तुर्किया ले ले तो हम समझते ही और भी हालात बिगड़ती है, हालात ख़राब थी है। हम भी कोशिश करेंगे, जो सिख भाई इधर है अफगानिस्तान छोड़ के मजबूरन करके जा रहे हैं। डर है, घबराहट है इस बात की? 100% हमें डर है। हमें तालिबान से डर नहीं है, हमें यहाँ का डर है पाकिस्तान, ईरान से और दाइश से डर है। सिख समाज के ज्यादातर बुजुर्ग अफगानिस्तान छोड़कर जा चुके हैं। ये वो लोग थे जो यहाँ कारोबार करते थे, जिनके जमे जमाए बिजनेस थे, पुश्तैनी काम था, कोई मसाले का काम करता था, कोई यूनानी दवाओं का बिजनेस में था। लेकिन अब जो थोड़े बहुत लोग बचे हैं वही दुकान चला रहे हैं, और इनका भी कहना है कि अब जंग की वजह से कारोबार पर काफी असर पड़ा है, चारों तरफ दहशत का माहौल है। हम इस समय काबुल के पुलकश्ती चौक पर हैं और यहाँ पर मसालों का सबसे बड़ा कारोबार होता है। यहाँ पर पंजाबी कम्युनिटी भी है, साथ में पश्तून, हज़ारा, और ये सभी लोग ताज़े की यहाँ पर दिखाई देंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अभी के हालात को देखते हुए कितनी टेंशन आप लोगों की बढ़ गई है, क्योंकि सामान तो आ रहा है बाहर से ही, तो ब्लॉक हुआ है रास्ते में सामान आना और यहाँ तक पहुँचना।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनसा सिंह है। इधर मेरी शॉप है मसाले की और दवाई यूनानी की दवाई की काम है। और जो पहले आता था ठीक है, अभी अब रास्ते ब्लॉक हुए, माल बाहर से आता है। अगर चीज़ 10 की वो अभी 20 मिलती है, हमको बेचने में भी दिक्कत होती है। पहले ठीक सब था, अभी रास्ते सब ब्लॉक हो गए हैं। अब आने वाले समय में जब दिक्कतें और बढ़ेंगी, जब जो लड़ाई चल रही है अभी तालिबान और अफगानिस्तान के बीच में, उसमें अगर स्थिति कुछ भी होती है तो सीधा असर आप लोगों के ऊपर पड़ेगा इसका? बिल्कुल 100% असर पड़ेगा। अभी असर बहुत ज़्यादा पड़ गया, 10 का माल जैसे 20 हो गया। तो अगर ये हालात चले शायद और भी ज़्यादा और कम नहीं। और यहाँ पर एक साथ बहुत सारी दुकानें हैं। 2% से 10% माल हमारे लिए नहीं आता है, हम बेचे क्या, किराए भी पूरा नहीं कर पाते। प्रॉब्लम दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, ऊपर से कोई कोमक नहीं आ रही है हमारे लिए। और टेंशन, डर बहुत ज़्यादा। सुबह जब निकलते हैं रात को पता नहीं चलता है घर पहुँचेंगे नहीं। हमारा कारोबार तो गाँव से है सर, हमारा कारोबार गाँव से। शहर के लोग तो ये चीज़ लेते नहीं है। गाँव से लोग आते हैं तो फिर ये चीज़ें लेते हैं ना, गाँव से आते हैं लेते हैं। शहर के लोग तो ये चीज़ लेते ही नहीं है। गाँव अगर नहीं आएगा तो ये चीज़ नहीं बिकती हमारा। तालिबान तो इस समय गाँव को डोमिनेट कर रहा है, तो वो उसका असर दिख रहा है? हाँ, ज़्यादा दिख रहा है। कोई आता नहीं है डर से, सब रास्ते बंद है, काम नहीं है। दिन का 3000-4000 हम इसमें सेल होती थी। अभी सुबह शाम तक बैठता हूँ यहाँ, दिन का 2000 सेल नहीं होती हमारा। 2000 में मैं 300-400 रुपया कमाता हूँ, बच्चों से ला जाता हूँ, क्या करूँ। डर लगता है, टेंशन हो रही है इस बात को? टेंशन तो सबको हो रही है, नहीं कि हमको ही और किसको नहीं है, सबको हो रही है। तो सब मुल्क को हो रही है टेंशन तो हो रही है। गजनी में इस समय आमने सामने की लड़ाई? हाँ, अच्छा पता है सब। परिवार का फोन आ रहा है बार बार पूछने के लिए, क्या कहते हैं? वो कहते हैं बस कुछ नहीं कहते, वो तो यहाँ थे, वो भी जंग के टाइम यहाँ थे। इंडियन ओरिजिन के भारतीय मूल के जो लोग अफगानिस्तान में रहते हैं, उनके बारे में भारत सरकार को चिंता तो है। इन लोगों की हिफाजत के लिए काफ़ी कोशिश की जा रही है, डिप्लोमेटिक चैनल खोले गए हैं। मेरी अपील है कि अफगानिस्तान में हालात ठीक होने तक भारत सरकार वहाँ फंसे भारतीयों को और भारतीय मूल के लोगों की सुरक्षा के इंतजाम करे, उनका ध्यान रखे। अब मैं आपको ओलंपिक में मेडल जीतने वाली और मेडल पक्का करने वाली 2 बहादुर लड़कियों की तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। ये वो तस्वीरें हैं जो हमारे स्पोर्ट्स पर्सन की जिंदगी को बयां करती हैं। एक तस्वीर है लवलीना की, वो बॉक्सर जिनका मेडल आज पक्का हो गया, जिन्होंने आज बॉक्सिंग रिंग में मेडल पक्का किया। लवलीना की ये तस्वीरें धान के खेत में काम करते हुए घुटनों घुटनों पानी में धान की रुपाई करने की तस्वीरें हैं। ये उनकी नॉर्मल जिंदगी है। ये तस्वीरें देखकर लवलीना की हिम्मत पर, उनकी जिंदगी पर गर्व होता है। दूसरी तस्वीर मीराबाई चानू की है, जब वो सिल्वर मेडल जीतने के बाद अपने घर पहुंची तो अपने घर पर जमीन पर बैठकर थाली में सादा खाना खाते हुए ये तस्वीर है। ये दोनों तस्वीरें प्रेरणा देती हैं, मोटिवेट करती हैं, ये बताती हैं कि हमारे देश की मिट्टी में कितनी ताकत है। और अगर हम इन प्लेयर्स को बेहतर जिंदगी दे सकें, बेहतर ट्रेनिंग दे सकें, सपोर्ट कर सकें, तो फिर रोज रोज मेडल की टैली में भारत का नाम नीचे नहीं आएगा। हम भी चाइना, अमेरिका, जापान की तरह मेडल की टैली में ऊपर आ सकते हैं। बस लवलीना और मीराबाई जैसे टैलेंट को और सपोर्ट करने की जरूरत है। ओलंपिक में भारत के लिए आज का दिन अच्छा रहा। बैडमिंटन और हॉकी से भी अच्छी खबरें आई। पीवी संधू ने बैडमिंटन में कमाल जारी रखा। रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीत चुकी सिंधु के टारगेट पर अब गोल्ड मेडल है। आज क्वार्टर फाइनल में पीवी सिंधु ने जापान की अकाने यामागुची को 21-13 और 22-10 से हराया। हॉकी के मैदान से भारत की टीम में अच्छा परफॉर्मेंस रहा। मेंस की हॉकी में भारत ने जापान को 5-3 से मात दी और टीम क्वार्टर फाइनल पहुंच गई। वुमेन्स हॉकी में भारत ने आयरलैंड को 1-0 से हराया। ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम 41 साल बाद कोई मैच जीती है। इससे पहले 1980 में मॉस्को ओलंपिक में इंडियन हॉकी टीम, विमेन्स टीम एक मैच जीती थी। तो उम्मीद करें कि ये जो टीमें हैं आज जिन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस की, ये मेडल लेकर आएंगी। तो भी टैली में अपने आप को नीचे देखकर अच्छा नहीं लगता। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।